बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पेयर्स लॉ की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर्स लॉ को हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम एम्पेयर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस चैप्टर का। हमने ये सीखा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कंडक्टर की शेप चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की शेप भी चेंज होती है। जैसा कि स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, इसी तरह आज हम सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सोलिनॉइड जो है वो एक टाइटली वाउंड वायर होती है, यानी हमने कोई भी मेटल की वायर लेनी है, कॉपर को हम प्रेफर करेंगे और उस वायर को हमने वाउंड कर लेना है। वाउंड का मतलब होता है उसको लपेट लेना है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की कॉइल्स होती हैं, उस तरह हम एक वायर को लेके उस शेप में उसको डिवेल्प कर लेंगे। और वो जो हमारे पास वाउंडेड वायर होगी उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो लॉन्ग होगी। तो बुक में ये लिखा है कि सोलिनॉइड एक लॉन्ग टाइटली वाउंड वायर है। तो स्टूडेंट ये पूछता है कि सर लॉन्ग क्यों लिखा है। तो असल बात यह है कि जब आप वायर को वाउंड करते हैं तो उस वायर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है और इसकी शेप सिलेंड्रिकल है। स्टूडेंट्स, इस सिलेंड्रिकल सोलिनॉइड की हमारे पास जो लेंथ है उसे हम लॉन्ग बोलेंगे। रीज़न इसलिए कि इस सिलेंड्रिकल कॉइल का हमारे पास जो रेडियस है वो इसकी लेंथ के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए हम इसे लॉन्ग टाइटली वाउंड वायर बोलते हैं। तो सोलिनॉइड हमारे पास एक लॉन्ग टाइटली वाउंड वायर होती है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और जब हम इस सोलिनॉइड को एक डीसी सोर्स के साथ लगाते हैं, यानी एक बैटरी या सेल के साथ लगाते हैं, तो इस सोलिनॉइड में से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैटरी की ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। तो अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो इस सर्किट में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर से करंट ऊपर को होगा और इधर से करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन सोलिनॉइड में देखें तो वो कैसे होगी, तो इधर से करंट ये जाएगा और इधर से करंट जो है वो इधर को आ जाएगा, यानी सोलिनॉइड में हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो इस तरह से अगर हम एक सोलिनॉइड में से करंट पास करवा दें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उस सोलिनॉइड के अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लिहाजा सोलिनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस सोलिनॉइड में से जब करंट पास करता है तो ये एज ए मैग्नेट एक्ट करती है, और मैंने आपको बताया है जब कंडक्टर में से करंट पास करने की वजह से वो एज ए मैग्नेट एक्ट करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते थे, उसी तरह हम सोलिनॉइड में से करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड करते हैं। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये सोलिनॉइड है और आपको नजर आ रहा है कि सोलिनॉइड में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उधर को घुमाएंगे जिधर को करंट फ्लो कर रहा है। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में किया था। यहां करंट जिधर को जा रहा होगा उधर को हम अपनी फिंगर्स घुमाएंगे और हमारा जो थंब होगा वो हमें इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो इस सोलिनॉइड में
करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लिहाजा इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो मैंने इस सोलिनॉइड को कुछ इस तरह से बनाया है कि इस सोलिनॉइड की दो साइड्स हैं, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि ये सोलिनॉइड है, अब स्टूडेंट्स देखें जरा, इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, सोलिनॉइड की ऊपर वाली साइड पे करंट आउट ऑफ द पेज है, और अगर मैं फिंगर्स ऐसे कंप्लीट घुमा दूं तो सोलिनॉइड की नीचे वाली साइड पे जो करंट है वो इन टू द पेज है। और मैंने आपको ये बताया है कि आउट ऑफ द पेज अगर करंट हो तो उसको हम सर्कल बना के उसमें डॉट लगा देते हैं। तो हमारे पास ये सोलिनॉइड की अपर साइड है, और अभी मैंने आपको बताया अपर साइड पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आउटवर्ड है, यानी ये सोलिनॉइड है तो ये इलेक्ट्रिक करंट आउटवर्ड आ रहा है। और सोलिनॉइड की लोअर साइड पे हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो इधर को होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ इनवर्ड को हम जो है वो क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास सोलिनॉइड के दो एंड्स हैं, ये अपर एंड है और ये हमारे पास लोअर एंड है। और अभी मैंने आपको बताया जिधर को करंट फ्लो कर रहा होगा उधर को फिंगर्स घुमाएंगे और हमारा थंब हमें इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ हमारा थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, लिहाजा इस सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सोलिनॉइड के अंदर, उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। और हमने ये सीखा है अगर कंडक्टर में से पास करने वाले करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। यहां भी ऐसे ही है, सोलिनॉइड में ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, अगर सोलिनॉइड में करंट ऐसे जाएगा तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। अब स्टूडेंट्स इस सोलिनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह का है। बार मैग्नेट का हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि बार मैग्नेट जो है उसके दो पोल्स होते हैं, एक उसका नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। और मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट के केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। यानी इस बार मैग्नेट के आउटसाइड जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और साइडों पे आपको पता है लाइंस जो हैं वो कर्व की फॉर्म में होती हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बार मैग्नेट का होता है। और ये लाइंस मैंने आपको बताया था इनसाइड बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, यानी उनकी डायरेक्शन इनसाइड बार मैग्नेट हमारे पास ये आ जाएगी। तो बिल्कुल आप ज़रा गौर करें, इस सोलिनॉइड में भी ऐसे ही है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर को हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करूं तो दोनों सिमिलर हैं। बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस सोलिनॉइड का हमारे पास ये वाला जो एंड है ये साउथ के तौर पर एक्ट करेगा, और इस सोलिनॉइड का ये वाला एंड जो है ये नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करेगा। अब आप इस सोलिनॉइड को बार मैग्नेट से कंपेयर करें, दोनों में देखें हमारे पास इनसाइड बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और यहाँ भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और आउटसाइड सोलिनॉइड क्या होगा, आउटसाइड सोलिनॉइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा एक सोलिनॉइड में। आउटसाइड सोलिनॉइड इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, और इनसाइड सोलिनॉइड इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सोलिनॉइड में से जब करंट पास करेगा तो वो एज ए बार मैग्नेट एक्ट करेगी, क्योंकि बार मैग्नेट के इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ हैं, सोलिनॉइड में भी साउथ से नॉर्थ की तरफ हैं। बार मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं, सोलिनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं। अब एक मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के इनसाइड है और एक मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के आउटसाइड है। जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है स्टूडेंट्स वो देखें स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में है, और उन लाइंस में स्पेसिंग जो है वो सेम है,
यानी हम ये कह सकते हैं कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं और पैरेलल हैं। और मैंने आपको बताया है जब लाइंस फील्ड की इक्वली स्पेस्ड हों और पैरेलल हों तो वहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। लिहाजा इनसाइड सोलिनॉइड हमारे पास जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो याद रखिएगा सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अगर हम सोलिनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आउटसाइड देखें मैग्नेटिक फील्ड कर्व की फॉर्म में है और जैसे जैसे हम सोलिनॉइड से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं आउटसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट यानी सेम नहीं रहती। तो इस तरह से अगर हम इनसाइड फील्ड और आउटसाइड फील्ड को आपस में कंपेयर कर लें तो इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आउटसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। तो जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो भी ले सकते हैं। इन एक्चुअल सेंस सोलिनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता नहीं है, लेकिन चूंकि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम कंपेयर करके आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है करंट की वजह से उसकी डायरेक्शन एक्सप्लेन की। अब हम सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू अगर किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना चाहें तो वो स्टूडेंट्स हम एम्पेयर लॉ को यूज करके फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, यानी इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब मैंने आपको बताया था एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये वो पॉइंट है जहां पे हम जो है वो बी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि हम उस पॉइंट में से पास करने वाला एक क्लोज लूप बनाएंगे और ये भी आपको बताया था कि अगर कंडक्टर की शेप चेंज हो जाए तो लूप की शेप भी चेंज होती है। तो सोलिनॉइड के केस में हमारे पास जो क्लोज लूप होता है स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप्ड लूप की हमारे पास 4 साइड्स होंगी। एक साइड हमारे पास आएगी ए बी, उसकी डायरेक्शन मैं ये मान लेता हूं और इसकी लेंथ को मैं L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लोज लूप लेना है तो L1 के बाद हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी CB, इसकी लेंथ को मैं L2 मान लेता हूं। इसके बाद थर्ड लेंथ CD आ जाएगी, इसकी लेंथ को मैं L3 मान लेता हूं और चौथी लेंथ हमारे पास ये AD आ जाएगी, इसको हम L4 मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर लूप की हमारे पास 4 साइड्स हैं। अब हम एम्पेयर लॉ को अप्लाई करते हैं इन 4 साइड्स पर। तो अगर हम एम्पेयर लॉ की बात करें समीशन फॉर्म में तो वो हमारे पास था समीशन B डॉट डेल्टा L और यहाँ हमने एक वेरिएबल I लिखा था और ये इक्वल था म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन लूप। यहाँ हमारे पास एम्पेरियन लूप जो है वो ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स हैं, लिहाजा I की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक चली जाएगी। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लूप के n पैचेस बनाए थे तो I की वैल्यू 1 से लेकर n तक थी। यहाँ हमारे पास 4 जो हैं वो कह लें पैचेस हैं, लिहाजा I की वैल्यू 1 से 4 तक जाएगी। तो इस वाली चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ फर्स्ट पैच के लिए B डॉट डेल्टा L यानी साइड ए बी के लिए प्लस साइड बी सी के लिए हमारे पास B डॉट डेल्टा L की वैल्यू, फिर थर्ड साइड के लिए B डॉट डेल्टा L, फिर फोर्थ साइड के लिए B डॉट डेल्टा L। यानी हमने ये डिस्कस किया था कि हम हर पैच के लिए B डॉट डेल्टा L निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे सबको और वो इक्वल होगा किस चीज़ के, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन लूप। तो यहाँ अब हम B डॉट डेल्टा L फर्स्ट पैच के लिए यानी साइड ए बी के लिए, फिर साइड सी बी के लिए, फिर साइड सी डी के लिए और डी ए के लिए
बी डॉट डेल्टा एल फाइंड करते हैं। तो अगर बात करें साइड ए बी की, तो साइड ए बी हमारे पास ये है, उसकी लेंथ स्टूडेंट इस डायरेक्शन में हमने ली है, लूप की फॉर्म में है। तो दूसरी अगर हम बात करें तो साइड ए बी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है। यानी साइड ए बी के लिए ज़रा फिगर में देखें तो हमारे पास L1 भी इस डायरेक्शन में है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B भी इसी डायरेक्शन में है। लिहाजा B और L1 इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सेकंड वेक्टर डेल्टा L है और यहाँ हमने लेंथ L1 ली हुई है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L1 और B और L1 के दरमियान एंगल अभी आपको बताया 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास B डॉट डेल्टा एल फॉर फर्स्ट पैच यानी ए बी साइड के लिए आ जाएगा BL1। इसी तरह अगर हम बात करें CB और AD साइड के लिए, तो स्टूडेंट्स CB साइड ये है और AD साइड ये है। अब दोनों साइड्स में देखें, हमारे पास अगर हम CB साइड की बात करते हैं तो CB साइड के लिए लेंथ ऊपर को है, ये हमारे पास आ गई L2 और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और L2 के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम DA साइड की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो नीचे की डायरेक्शन में है, इसको हमने L4 बोला है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो साइड CB और साइड AD दोनों के लिए हमारे पास एंगल जो है B और लेंथ के दरमियान वो 90 हो जाएगा। तो दोनों केस में हमारे पास B डॉट डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम होगी। तो हमारे पास आ जाएगा B डॉट डेल्टा एल, मैं एक साइड की निकाल लेता हूँ तो दूसरी उसी के इक्वल होगी, वो इसलिए कि दोनों की लेंथ भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास B डॉट डेल्टा एल फॉर साइड CB आ जाएगा B मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और दूसरा इस साइड की जो लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी L2। और अभी आपको बताया L2 और B के दरमियान एंगल कितना है 90, तो मैं इधर थीटा के साथ जो है वो 90 लिख दूंगा। तो cos 90 0 हो जाएगा, ये 0 इस सारी टर्म को 0 कर देगा, तो हमारे पास B डॉट डेल्टा एल फॉर साइड CB जो है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास AD साइड के लिए भी B डॉट डेल्टा एल जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो अभी तक हमने तीन साइड्स की बात कर ली, एक साइड AB उसके लिए B डॉट डेल्टा एल आया BL1, साइड CB और साइड AD के लिए B डॉट डेल्टा एल हमारे पास आया 0। अब हम बात करते हैं चौथी साइड की। तो स्टूडेंट्स जो फोर्थ साइड है DC वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, आप ये कह लें। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और आउटसाइड वीक होता है, और हम उस वीक मैग्नेटिक फील्ड को 0 सपोज कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड CD जो है ये सोलिनॉइड से बाहर है, लिहाजा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी ये CDA साइड जो है ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो साइड CD के लिए हम बात करेंगे B डॉट डेल्टा एल की, तो वो आ जाएगा B की मैग्नीट्यूड, L3 इसकी लेंथ आ जाएगी और ये cos थीटा आ जाएगा। इस साइड के लिए हमारे पास जो B है इस B की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये साइड जो है वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब यहाँ B 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर 0 आ जाएगा, लिहाजा CD साइड के लिए B डॉट डेल्टा एल जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब हमने चारों साइड्स के लिए B डॉट डेल्टा एल निकाल लिया, इन चारों की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो B डॉट डेल्टा एल फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास होगा BL1, ये वाला फैक्टर भी हमारे पास 0 आया सेकंड के लिए, उसके बाद थर्ड साइड के लिए भी 0 आया और फोर्थ साइड के लिए भी 0 आया, लिहाजा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये BL1 होगा। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ BL1 इक्वल टू म्यू नॉट और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस एम्पेरियन लूप के साथ कितने करंट का ताल्लुक है हम वो करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास सोलिनॉइड की लेंथ है 10 मीटर और 10 मीटर में
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एन हमारे पास है 20। मैं आपसे पूछूं अगर 10 मीटर में 20 टन्स हैं तो 1 मीटर में कितनी टन्स होंगी, तो आप बोलेंगे 2 टन्स होंगी 1 मीटर में। अब 1 मीटर में हमारे पास 2 टन्स आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं 3 मीटर में कितनी टन्स होंगी, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर में 2 थी, अब 3 मीटर ले रहे हैं तो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो नंबर ऑफ टन्स 6 आ जाएंगी। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं 4 मीटर में कितनी टन्स होंगी, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर में 2 टन्स थी, हम 4 मीटर ले रहे हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो नंबर ऑफ टन्स 8 आ जाएंगी। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो एम्पेरियन लूप है इसकी लेंथ हमारे पास 5 है और यूनिट लेंथ में 2 नंबर ऑफ टन्स हैं, तो 5 में कितनी होंगी, 10 होंगी। इसका मतलब ये है कि यूनिट लेंथ में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी हम उसको इस एम्पेरियन लूप की लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें वो नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगी जिनका इस एम्पेरियन लूप से ताल्लुक है। तो वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास, वो आ जाएंगी NL1। अब एक टर्न में से कितना करंट पास कर रहा है I। फर्ज कर लें ये 4 टर्न है हमारे पास सोलिनॉइड की, एक में से I करंट पास कर रहे हैं तो टोटल में से करंट कितना पास कर रहा होगा, मैं उतनी तादाद के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अगर इस एम्पेरियन लूप के साथ इतनी टर्न्स का ताल्लुक है, इनमें से कितना करंट पास करेगा, मैं एक टर्न में से पास करने वाले करंट यानी I को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा जिसका इस एम्पेरियन लूप के साथ ताल्लुक है। ये टोटल करंट की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट और I की जगह पे आ जाएगा NL1I। यहाँ से L1 और L1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के केस में जो प्रोड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी म्यू नॉट NI। N हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको मैं कैपिटल N/L से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा B इक्वल्स म्यू नॉट स्मॉल n की जगह आ गया कैपिटल N/L और साथ में ये I करंट आ जाएगा। तो ये दो फार्मूलाज हैं, हम इन फार्मूलाज की मदद से सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इस फार्मूला को देखें तो ये फार्मूला बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो सोलिनॉइड में प्रोड्यूस होता है वो सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर करंट की वैल्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको बताया है कि जितना ज्यादा करंट पास करेगा कंडक्टर में से उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये रिलेशन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर सोलिनॉइड की लेंथ बढ़ा दें, करंट की वैल्यू वही रखें जो पहले थी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। फर्ज करें हमारे पास सोलिनॉइड की लेंथ इतनी है, करंट 2 एम्पेयर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल 10 टेस्ला आ रहा है। तो अगर आप ये लेंथ बढ़ा देंगे, करंट को अभी भी 2 एम्पेयर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी 10 टेस्ला नहीं रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड में डेवलप होता है उसका कोर मटेरियल के साथ भी ताल्लुक होता है। कोर का क्या मतलब है, फर्ज करें हमारे पास ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर अगर मैं आयरन की ये वाली कोर रख दूं तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आयरन खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जब आयरन इस सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी आयरन अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए यहाँ पे, एक सोलिनॉइड का एक आयरन का, जब वो दोनों एडअप हो जाएंगे तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड में उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। पहला एमसीक्यूज ये बनता है कि अगर एक सोलिनॉइड को हाफ कर दिया जाए यानी दरमियान में से काट दिया जाए और फिर दोनों पार्ट्स में से सेम करंट पास करवाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी दोनों पार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास ये 4 टर्न्स हैं फॉर एग्जांपल एक सोलिनॉइड की, अगर हम इसको हाफ करें तो 2 टर्न्स एक साइड पर चली जाएंगी, 2 टर्न्स एक साइड पर चली जाएंगी, दोनों साइड में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, 2-2 हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम हो गई, लेंथ भी दोनों की सेम होगी क्योंकि हाफ हाफ हुई। अगर 4 मीटर थी
तो 2 मीटर ये हो गई, 2 मीटर ये हो गई, यानी ये L भी सेम हो गया और N भी सेम हो गया। और I तो पहले ही मैंने बोला है कि दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, लिहाजा दोनों हाफ्स में से सेम करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। इसी तरह अगर हम एक सोलिनॉइड को स्ट्रेच कर देते हैं तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होंगी। तो जब लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी सोलिनॉइड को कंप्रेस कर दूं, फर्ज कर लें ये 4 टर्न्स हैं, अगर हम इनको ऐसे कंप्रेस कर दें तो क्या होगा, लेंथ कम हो गई, पहले इतनी लेंथ थी अब लेंथ कम हो गई है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अभी भी 4 हैं। तो जब लेंथ कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से हम एम्पेयर्स लॉ को यूज करके सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करते हैं।